नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना। इसका आगे हमने सारा ही कवर करना है, अलग अलग वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें आपने इसका सारा ही टॉपिक कवर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो वर्ड है इसमें, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। दो हैं वर्ड, फाइनेंस का अलग से मतलब है, मैनेजमेंट का अलग से, और दोनों का इकट्ठा अलग से मीनिंग है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये फाइनेंस और मैनेजमेंट से मिलके बना है। फाइनेंस क्या है? क्या समझते हो आप फाइनेंस से? फाइनेंस मतलब पैसा। जैसे हम किसी से बात करते हैं कि आप क्या काम करते हो, वो कहते हैं कि मेरा फाइनेंस का काम है। और फाइनेंस का काम मतलब पैसे रिलेटेड काम है, किसी को पैसे उधार में देने। अगर उसको मतलब उधार दे रहा है वो, तो उसका कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा ही, उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। तो फाइनेंस मतलब पैसा, जो पैसे से डील करते हैं। द सिस्टम और स्टडी ऑफ क्रिएटिंग, सर्कुलेटिंग एंड मैनेजिंग मनी। पैसे को क्रिएट करना, पैसा बनाना, सर्कुलेट करना, मार्केट में सर्कुलेट करना, और उसको मैनेज करना। ठीक है, ये है फाइनेंस, मैनेजिंग मनी। और मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो मैनेजमेंट का मतलब होता है उस चीज़ को मैनेज करना। अब किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसकी जद्दी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, इनहेरिटेंट बहुत ज़्यादा थी, पर उसको मैनेज करना नहीं आया, तो जो है वो भी गंवा लेगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा उसका। बट अगर उसने उसको सही से मैनेज करा है, अपने ही पैसे को, अपने ही फाइनेंस को ऐसे मैनेज करा है कि उसकी वैल्यू अप होगी, वेल्थ मैक्सिमम होगी, तो ये क्या है, उसको मैनेज करना होता है। जैसे हम अपनी लाइफ में भी बड़ा सिस्टम मैनेज करते हैं। हर पर्सन के पास क्या है, 24 घंटे हैं, तो कोई तो वेस्ट कर लेता है टाइम, कई क्या है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको मैनेज करना है। सिर्फ फाइनेंस ही नहीं मैनेज होता, हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं। तो अपर करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस पैसा और मैनेजमेंट उसको मैनेज करना। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, लेना फंड्स को। ठीक है, ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा चाहिए उसको ऑब्टेन करना, चाहे तो उधार लेके आना, चाहे अपने ही फंड्स को इस तरह से अरेंज करना, और जो फंड्स आए हैं उनको ऐसे एम्प्लॉयमेंट करना, फंड्स को ऐसे लगाना कि क्या है, ओनर को मैक्सिमम रिटर्न मिले। कोई भी बंदा बिजनेस में कब इन्वॉल्व होता है कि उसको प्रॉफिट हो। हम बिज़नेस करते हैं ताकि हमें क्या है, प्रॉफिट हो। अगर हमने उसको अच्छे से मैनेज कर लिया है, अपने पैसे को, अगर हम 1 लाख लगाया बिजनेस में, आपा कैलकुलेट करा 2 3 4 सालों बाद हमने जब कैलकुलेशन करी, हमारे पास 1 लाख के बदले में 80,000 रह गया, तो ये तो अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। 1 लाख के अगेंस्ट उसने 2 3 सालों में कितनी को मेहनत करके, कितनी को मैनेजमेंट करके अपने 1 लाख को कितना बना लिया। ठीक है, तो वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसने फंड को रेस अच्छे तरीके से करा है, और उसको यूटिलाइजेशन, उसको यूज़ बेस्ट वे से करा है, ऐसे एरियाज़ में, ऐसे कामों में लगाया है कि क्या है, उसको रिटर्न अच्छी से अच्छी मिले। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बिज़नेस के डिसीजंस हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? पैसे को मैनेज करना, बिजनेस में पैसे को, फाइनेंस को इस तरह से लगाना कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। क्लियर है? In simple words, financial management include decisions made by business that affect its finance। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? हमारे वो डिसीजंस जो हम बिजनेस में लेते हैं, जो हमारे पैसे को अफेक्ट करेंगे, जो हमारे फाइनेंस को अफेक्ट करेंगे। देखो, डिसीज़न तो हम डेली रूटीन लाइफ में लेते ही हैं। जैसे मान लो मैंने डिसीज़न लिया कि मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है, तो ये मेरा डिसीज़न है। हम हर पॉइंट पे डिसीज़न लेते हैं।
अब आपने डिसीज़न लिया कि ये वीडियो देखूं या ना देखूं, ये आपका डिसीज़न है। तो हम हर पॉइंट पे डिसीज़न लेते हैं। तो बिज़नेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीज़न क्या हो गया, जो आपका फाइनेंस है उसको आप किस प्रोजेक्ट में लगाओ। अब आपके पास एक तो चॉइस होगी नहीं, 2-3 ऑप्शन होगी, चाहे ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ। आपने बिज़नेस शुरू करना है, शूज़ का करूँ, क्लॉथ का करूँ, ये आपका डिसीज़न है। पर इस तरह से इन्वेस्ट करो कि आपका फाइनेंस क्या है, पॉजिटिव वे में, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़े तो इफेक्ट इसका पॉजिटिव हो। तो ये सारी मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आगे इसकी डेफिनेशन, द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन अ फर्म एंड इट डील्स विद फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म। ये फर्म की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका करना है एवोल्यूशन, इसकी होंद क्या है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एवोल्यूशन क्या है। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आ गई थी, मतलब 90s के नियर बाय आ गई थी, 1930-40 ऐसे करके। द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चेंज इट स्कोप अपीयर्ड मेनली ड्यू टू 2 फैक्टर्स। अब इसके 2 फैक्टर्स है, पहला है कंटिन्यूस ग्रोथ और दूसरा है डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूस ग्रोथ, अगर हमने बिज़नेस में 1 लाख लगाया है, आज मैंने अपने बिज़नेस में 1 लाख लगाया है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो 1 लाख ही रह जाए। मैं उसको क्या है, कंटिन्यूस ग्रोथ करूँगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगी अपने पैसे को, क्योंकि बिज़नेस का मोटिव ही यही है। सेकेंड है डाइवर्सिटी ऑफ बिज़नेस। अब कोई एक बंदा एक काम शुरू करता है, अब अगर उसका बिज़नेस अच्छा चल पड़ा, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है, उसका प्रॉफिट अच्छा है, तो वो बिज़नेस को एक्सपेंड करता है, वो होता है डाइवर्सिटी। अब जैसे टाटा वाले हैं, टाटा साल्ट भी आता है और टाटास के जो ट्रक वगैरह है वो भी आते हैं, मतलब छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक उन्होंने अपनी इतनी डाइवर्सिफिकेशन करी है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए है। द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड फेसेस। इसके 3 फेसेस है, कैसे एग्जिस्टेंस हुई, कैसे होंद में आया। तो ट्रेडिशनल फेस, ट्रांजिशनल फेस और मॉडर्न फेस। ट्रेडिशनल फेस पुराना फेस है, आगे हम इसको चलो पढ़ते हैं डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल फेस। ट्रेडिशनल फेस था अप टू 1940, 1940 तक का टाइम पीरियड। मतलब जब बिज़नेस तो चलो काफ़ी टाइम से शुरू हो गया, आगे पहले जब ये प्रॉपर स्टडी वगैरह नहीं थी तब भी बिज़नेस होता था, हर एक बंदा कुछ ना कुछ करता था, वो भी बिज़नेस था। तो 1940 तक का टाइम पीरियड ट्रेडिशनल है, जहाँ पे कोई अच्छे से मैनेजमेंट नहीं थी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तब ज़्यादा ध्यान दिया जाता था फंड्स को एक्वायर करने में, ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाता था। ट्रेडिशनल फेज में क्या है, फाइनेंस मैनेजर्स फंक्शन इंक्लूड रिकॉर्ड कीपिंग, प्रिपेयरिंग ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड मैनेजिंग कैश। सिर्फ पैसा अरेंज करना, रिकॉर्ड करना और अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं था, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। इसको अलग से डील नहीं किया जाता था कि फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से डील करना है, इसको अलग से टैकल करना है। पर अब ये सिस्टम चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन वर मोर कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। बस वो कहते थे कि पैसा आ जाए, अरेंज करना फंड्स को, एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान नहीं था कि सही से अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, पैसे वेस्ट तो नहीं पड़े, वे मतलब कुछ रिटर्न नहीं दे रहे, ऐसा कुछ फंड तो नहीं पड़ा, ठीक है। थर्ड है द फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज प्राइमली ऑन एक्टिविटीज सच एज फॉर्मेशन, मर्जर, एक्सपेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। बस बिज़नेस को फॉर्म कर लिया, बना लिया, किसी दूसरे बिज़नेस में मर्ज कर लिया, अपना ही बिज़नेस एक्सपेंड कर लिया या फिर रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया बिज़नेस का, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस था। मोर एम्फेसिस वाज ऑन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग। ज़्यादातर ध्यान था बैंकिंग वगैरह के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के ऊपर, इसको मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं था। जो फाइनेंस फंक्शन था वो डील किया जाता था लेंडर की फॉर्म में, उधार देने वालों की फॉर्म में, ठीक है, सप्लायर ऑफ फंड्स, लेंडर्स। देयरफॉर द आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू वाज डोमिनेंट। बाकी कुछ ध्यान नहीं था, बस पैसा अरेंज कर, पीछे भी हमने पढ़ा कि पैसा अरेंज करने के लिए इसका ध्यान था। ट्रेडिशनल फेस हम कर रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अलग से डील नहीं किया जाता था।
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग वाज एम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिर्फ वर्किंग कैपिटल के ऊपर फोकस था, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं होते थे, लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल बजटिंग नहीं होती थी, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, इतना फिक्स्ड एसेट्स पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर ही वो डील करते थे। द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस वाज डिस्क्रिप्टिव रादर देन एनालिटिकल। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, पीछे भी हमने करा है, कोई इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके बाद हमारा आ गया ट्रांजिशनल फेज, 1940 से 1950 तक का टाइम। ट्रेडिशनल कितना था? 1940 तक, अप टू 1940। 1940 के बाद आया अपना ट्रांजिशनल फेज और ये 1950 तक चला। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया ट्रेडिशनल फेज़ को। ट्रेडिशनल फेज़ में तो सिर्फ फंड एक्वायर करना, बिजनेस चलाना, सिर्फ इतना था, मैनेजमेंट वगैरह नहीं थी। थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया उसको। यहाँ पे मेन फोकस था, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को डील किया जाता था, पर डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म के ऊपर अभी भी इनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। और ये क्या है, लिमिटेड अप्रोच थी, कोई फ्रेमवर्क बहुत बड़ा नहीं था, क्या है, लिमिटेड था। और रेगुलरिटी का ऊपर मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर ही फोकस किया जाता था। ये कोई इतना लंबा टाइम पीरियड चला नहीं। उसके बाद आया मॉडर्न, जो अब का टाइम पीरियड है, मॉडर्न फेज़, ये हमने ध्यान से करना है। मॉडर्न फेज़ आया 1950 के टाइम पीरियड में, आफ्टर 1950, और अब तक जो चल रहा है। यहाँ पे जितना भी हमने कॉन्सेप्ट करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जितने भी सिलेबस वाइज देखे, एमकॉम के, बीकॉम के, या जितनी भी स्टडीज़ हैं, वो सारा मॉडर्न फेज़ का पार्ट है। यहाँ पे फंड्स को प्रोक्योर करने के साथ साथ उनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। फंड हम कहाँ से ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, और उनको अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब है ऐसी जगह पे पैसा लगाना जहाँ पे आपको रिटर्न मैक्सिमम मिले। और इसके मेन फीचर्स क्या थे? इनका मेन फोकस था शेयर होल्डर पे। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर्स परचेज करते हैं, जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है, जिनके पैसे से बिजनेस चल रहा है। अब जिन्होंने हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को चलाने में हेल्प करी है, पैसा प्रोवाइड करवाया है, हम उनको तो नाराज़ कर नहीं सकते। तो हमारा यहाँ पे फोकस था, एफर्ट्स किस चीज़ पे थे? मैक्सिमाइजिंग देयर वेल्थ, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अगर किसी ने मेरे बिजनेस में 5 लाख लगाया है, 5 लाख के शेयर्स लिए हैं, तो हमारा ये फोकस है उनको 5 लाख के बदले में कुछ एक्स्ट्रा दें, मतलब 5 लाख तो उनका ही है, उनको रिटर्न, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। सेकेंड, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस आर टैप्ड नॉट ओनली फ्रॉम लोकल और नेशनल मार्केट बट फ्रॉम ग्लोबल। अब मॉडर्न फेज चल रहा है, आज का टाइम पीरियड है, हम क्या है, जो मनी लेंडर है उनसे भी लेते हैं, बैंक से भी लेते हैं, स्टेट लेवल की सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लेते हैं, सेंट्रल लेवल की सोसाइटी से भी लेते हैं, और ग्लोबल मार्केट से भी लेते हैं। आज के टाइम पीरियड की बात है, हम इंटरनेशनल लेवल से भी लोन वगैरह ले रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, इन्वॉल्व नॉट ओनली एक्वायरिंग ऑफ फंड, बट सिर्फ पैसा लेना ही नहीं है, उनको इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकल का मतलब होता है बेस्ट वे में, कि खर्चा कम से कम आए। अगर हमने लोन लिया है, हमने पैसा अरेंज करा है, मतलब इंटरेस्ट पे लोन लिया है, तो कम, जिनकी ब्याज, जिनका इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़े वो लेना है, कॉस्ट कम पड़े। और इन्वेस्ट कैसे करना है? प्रॉफिट ज़्यादा हो। एक्वायरिंग ऑफ फंड, फंड एक्वायर करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि हमें कॉस्ट ना ज़्यादा करे वो फंड। और जब हमने उनको अप्लाई करना है, मान लो 2-3 प्रोजेक्ट अपने पास, प्रोजेक्ट ए में लगाएं या प्रोजेक्ट बी में, हम उनको कंपेयर करेंगे, जो बेस्ट रिटर्न देगा, जो ज़्यादा रिटर्न देगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ फंड्स करना है। फोर्थ है, न्यू वेज ऑफ एक्वायरिंग फंड आर इवॉल्विंग डे बाय डे। आगे क्या होता था, शाहूकार होते थे भाई, फंड लेने के लिए मनी लेंडर के पास कुछ गिरवी रखो और फाइनेंस ले लो। उसके बाद थोड़ा बैंक एग्जिस्टेंस में आए, उसके बाद ग्लोबल मार्केट, नेशनल, इंटरनेशनल, आजकल तो बड़ी वैरायटी है। फ़ोन, आजकल तो हमें फ़ोन भी आते हैं, क्या आप लोन लेना चाहते हो, मतलब इतने सोर्सेज हैं फंड को एक्वायर करने के लिए, ये इवॉल्व बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे। सिक्योरिटाइजेशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल लेवल पे भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, पर इसको मैनेज हमने ही करना है। इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इफ़ेक्टिवली एक्वायरिंग ऑफ फंड्स, तो ये हमारा क्या है, मॉडर्न फेज में है, मतलब पूरा फाइनेंशियल, मॉडर्न फेज मतलब पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
न्यू बॉडीज लाइक सेबी, उसके बाद सेबी का ध्यान में होगा। इस सेबी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, 1 मिनट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी एग्जिस्टेंस में आई, जो पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलती हैं। ये ध्यान रखती है हमारे शेयर होल्डर्स का, सिक्योरिटीज़ के ऊपर जिन्होंने हमारे शेयर्स लिए हुए हैं, इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल, स्पेशली शेयर होल्डर और पूरी सोसाइटी का भी ध्यान रखती है। तो सेबी में कंपनीज लिस्टेड होती है, तो ये अलग से हमने टॉपिक करना ही है डिटेल में। तो सेबी एग्जिस्टेंस में आई एक नई बॉडी है जिसने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बना दिए फंड्स के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड। एक पूरा एक इंडिया का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ही बन गया जो सिक्योरिटीज़ को मैनेज करता है, जहाँ से हम फंड एक्वायर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको एक्वायरिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ कैपिटल बजटिंग, वैल्यूएशन मॉडल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं। कैपिटल बजटिंग करना, ठीक है, कैपिटल अरेंज जब करना है हमने, उसकी बजटिंग करना कि पैसा किस प्रोजेक्ट पे लगाया जाए। उसमें प्रोजेक्ट में आ जाता है प्रोजेक्ट ए या बी। अब उसको कंपेयर कैसे करना है, मान लो एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10 लाख लगाया, बी के ऊपर भी 10 लाख लगाया है। अब इनके हम रिटर्न देखेंगे, मान लो दोनों की रिटर्न भी सेम है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन जल्दी रिटर्न देता है, कौन लेट देता है। तो जो जल्दी रिटर्न देगा वो हम प्रेफर करेंगे, या जो मैक्सिमम रिटर्न देगा। तो ये सारा कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, ये अलग से टॉपिक है। वैल्यूएशन मॉडल आ गया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी अलग से चैप्टर है एफएम का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल होती है लिक्विड पोजीशन के बारे में जो कंपनी की बताती है, डे टू डे, मतलब करंट एसेट्स की बात करते हैं, जो करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती है, तब भी तो फाइनेंस हमें चाहिए, तो ये उसको मैनेज करना है। ये भी आज के मॉडर्न में ही है, ठीक है। तो ये मोर एनालिटिकल अप्रोच है और क्वांटिटी फॉर्म में भी है और एनालिटिकल अप्रोच है। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न फेज में। तो एवोल्यूशन में हमने 3 फेज़ किए हैं, ट्रेडिशनल 1940 से पहले, ट्रांजिशनल 1940 और 1950 के बीच में, और मॉडर्न 1950 के बाद वाला। मॉडर्न तो आजकल जो चल रहा है एफएम का, जितना भी पढ़ोगे जितना भी करोगे वो सारा मॉडर्न फेज़ का ही पार्ट है। ट्रेडिशनल में क्या था, ज़्यादा का ध्यान ही नहीं दिया जाता था कि फंड्स कहाँ लग रहे हैं, बस एक्वायर करने का होता था। मनी लेंडर, शाहूकार वगैरह इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड था ये। ट्रांजिशनल में थोड़ी इम्पोर्टेंस, मतलब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर डील करने लग पड़े, डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ये टैकल करने लग पड़े। और मॉडर्न में तो हमने सारा कर ही लिया, डिटेल कॉन्सेप्ट है, फंड्स एक्वायर करना, यूटिलाइज करना, सेबी की गाइडलाइंस आ गई, वर्किंग कैपिटल, करंट, यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ भी होगी और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ की बात भी होगी। लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंजमेंट और यूटिलाइजेशन, कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, ये सारा आज के टाइम में ही है। इनके अलग से टॉपिक करने हैं हमने आगे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमम करना और वेल्थ को मैक्सिमम करना। ये मेन 2 ऑब्जेक्टिव है, आगे और भी ऑब्जेक्टिव है वो भी करने हैं, पर मेन 2 है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जब भी बिजनेस वर्ड आ जाता है तो प्रॉफिट तो दिमाग में फिट ही कर लो। बिजनेस मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट हो या ना हो वो बात की बात है, पर अपनी इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वेल्थ जैसे देखो, आज हमने कोई प्लॉट ले लिया 10 लाख, 5 साल बाद उस प्लॉट की वैल्यू होगी 12 लाख, तो वो हमारी वेल्थ मैक्सिमम हुई है। मतलब जो आपने बिजनेस शुरू करते टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी, आज उसकी वैल्यू क्या है। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि वो वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो जाए। तो अगर वो वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ जो हमने इन्वेस्ट करा था उसकी वैल्यू भी बढ़ जाए।
तो वो हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, डे बाय डे प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मनी की कम होती जा रही है। अब आज अगर मैं 1 लाख की बात करती हूँ तो आफ्टर 1 ईयर वो 1 लाख क्या वो 1 लाख ही रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू अगर घर में पड़ा रहा है 1 लाख तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है, डॉलर के रेट अप हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो 1 लाख की आज चीज़ आ सकती है, जो आज प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर शायद वो 1.5 लाख का हो, शायद वो 1,20,000 का हो सकता है वो 80 का भी हो। अगर 80,000 का हो गया तो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, अगर वो 1,20,000 का हो गया तो हमारी वैल्यू क्या है, कम होगी। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक है। चलो फर्स्ट करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसको क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है, क्योंकि बिजनेस जब हम ओपन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन दिमाग में मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा गोल है। तो हम जितने भी डिसीजंस लेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि मैंने प्रोजेक्ट ए में लगाना है या बी में, किस बेस पे होगा, प्रॉफिट कौन सा कितना दे रहा है। ठीक है, हर एक ऑल्टरनेटिव, जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उसमें हमने चेक करना है कि वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अब हमने रैंडमली तो करना नहीं है प्रोजेक्ट ए या बी कि चलो भी हेड टेल खेलते हैं, हेड आया तो ये, टेल आया तो ये, नहीं, इसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं। तो जो प्रॉफिट देगा तो वही हमने क्या है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, कि अगर आप दिमाग में रखो कि मेरा ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है, नहीं। अगर आप सिर्फ दिमाग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखते हो तो आपका बिजनेस ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो कंपटीटर आपका सोसाइटी का ज़्यादा सोचेगा, हालांकि आप चाहो तो 1-2 रुपये प्रॉफिट कम कर लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, चलेगा, पर कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए। आपकी एथिकल वैल्यूज़ नहीं, अनएथिकल नहीं हो जानी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने ध्यान में रखना है कि सिर्फ अपना मेन सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ये क्या है, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अब मान लो मैं मार्केट में कोई चीज़ लेने गई, वो कहते हैं कि नहीं संता आपने 300 दिया, ये ऐसा नहीं। हाँ, आप कमाओ पर जेन्युइन कंपटीटर को देखते हुए। सम ऑफ दीज हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। अगर आप अपना एक ही ऑब्जेक्टिव रखते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम देगा, आगे हमने वही करनी है। द टर्म प्रॉफिट इज वेग, इट डज नॉट क्लैरिफाई द exactly it mean, it convey different meaning to different people। बिजनेस में अगर मेरा ही बिजनेस है, मैंने ही पैसे इन्वेस्ट करा है, तो मेरा ध्यान दिमाग में होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरी कंपनी है, मैंने शेयर्स सेल करे हुए हैं, तो जिन पर्सन ने मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं उनका मोटिव होगा कि मेरे वेल्थ मैक्सिमम हो, हमारे शेयर की वैल्यू अप हो। तो ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मीनिंग देता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये वेग कॉन्सेप्ट क्यों है, क्लियर कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये बता नहीं रहा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, और ये टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा है या रेट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कि कितने परसेंट आपने कितना इन्वेस्ट करा और कितने परसेंट प्रॉफिट दे रहा है, ये क्लियर नहीं बताया है इसमें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ बीन अटेम्प्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। एक कॉमर्स में आपने एक लाइन सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। अब हम बिजनेस में कह रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, अब आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। पर अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो आप मॉडरेट रिस्क लोगे। मॉडरेट मतलब ये ना हो कि आप प्रॉफिट के चक्कर में जो आपने इन्वेस्ट करा है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है रिस्क और प्रॉफिट में। रिस्क की प्रपोजिशन ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपका क्या है, रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपने प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसमें आप रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करोगे।
तो आपने क्या है, मॉडरेट रिस्क लेना है, मतलब बैलेंस्ड रिस्क लेना है। नेक्स्ट है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न। अब हमने कहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा मेन मोटिव है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, बताया ही नहीं कुछ। जैसे प्रपोजल ए और प्रपोजल बी सेम रिटर्न दे रही हैं, आप कौन सा एक्सेप्ट करोगे? जो प्रपोजल ए है वो 10 साल के बाद आपको रिटर्न देनी शुरू करेगा और प्रपोजल बी 10 साल से पहले ही रिटर्न देनी शुरू कर देगा, तो आप प्रपोजल बी एक्सेप्ट करोगे। मतलब टाइम वैल्यू को कंसीडर करना है, कब तक रिटर्न मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो, इट फेल्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन सोशल फैक्टर्स। ये अब मान लो मैंने कह दिया कि मेरा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अब मैं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। अगर मैं 10,000 उनको दे रही हूँ तो कहती हूँ सारा दिन लगे रहो, 5 मिनट बात करने के लिए नहीं देने, खाना खाने के लिए लिमिटेड टाइम देना है कि लगे रहो, तो इससे आपकी कंपनी नहीं चल सकती। सोशल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, वर्कर वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए 200 पे कर रहा है तो उनको वर्थ परचेजिंग, वर्थ बाइंग लगे कि अगर मैंने 200 रुपये दे के ये प्रोडक्ट लिया है तो ये वाकई ही मुझे इतनी की वैल्यू दे रहा है। और आप अनएथिकल ना हो जाओ प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में। सोसाइटी को देखो, वर्कर को देखो और कस्टमर को देखो। पर ये भी है कि अगर आप प्रॉफिट को इग्नोर कर दो तो आपकी बिज़नेस लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। प्रॉफिट के सहारे ही बिज़नेस चलती है, प्रॉफिट के लिए ही एक कंपनी या एक बिज़नेस चलता है। पर प्रॉफिट अर्न करना है, एक रिस्क भी मॉडरेट लेना है, कस्टमर को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, वर्कर को भी देखना है, प्रपोजल्स भी देखने हैं, प्रोजेक्ट भी देखना है, शेयर होल्डर को भी देखना है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। सेकंड हमारा आ जाता है, पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज़ वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन किन के लिए है? ये शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि जिन्होंने पैसा लगाया है फ्री फंड में तो लगाया नहीं, कुछ मोटिव से ही लगाया कि आज अगर उन्होंने 100 रुपीज़ का एक शेयर लिया है तो उसकी वैल्यू कितनी को बढ़ जाएगी या कितनी को वैल्यू उसकी बढ़ गई है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, कितनी कॉस्ट लगाई, कितना बेनिफिट लिया। पर उसमें आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करना है कि अगर आपने 100 रुपीज़ वाला शेयर लिया है, 4 साल बाद वो 100 वाला शेयर हो गया 120 का, तो वो कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो आपने ये देखना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि 100 वाला 4 साल बाद 100 तो रहेगा नहीं, कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वेल्थ कैसे कैलकुलेट होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जो आपने खर्चा किया है, 100 वाला शेयर आज 120 का है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या है और उससे बेनिफिट आपको क्या हो रहे हैं, दोनों को माइनस करके आपकी वेल्थ आ जाएगी। फाइनेंस मैनेजर ने कैश फ्लो को भी कंसीडर करना है। कैश फ्लो मतलब पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट में लगाता हूँ, एक प्रपोजल में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उससे कितना इनफ्लो होगा, इतना आउटफ्लो करने के बाद, प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाने के बाद क्या मुझे रिटर्न मिलनी है। तो हमने क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ मनी या मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट भी देखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है क्लियर कट। क्लियर है? कैश फ्लो अप्रोच मतलब कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या कॉस्ट करता है वो प्रोजेक्ट और कितना बेनिफिट दे के जाता है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि 1 लाख वाला प्रोजेक्ट 4 साल बाद अगर 1 लाख का ही रहता है तो इसका मतलब वो 1 लाख का नहीं है, वो 1 लाख से कम है। 4 साल पहले 1 लाख की कीमत 1 लाख थी, 4 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। 1 लाख वाला प्रोजेक्ट अगर 4 लाख का हो जाता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू क्या है, बढ़ गई है। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ फर्म इज प्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक, कंपनी की कॉमन स्टॉक की वैल्यू क्या है, उसका मार्केट प्राइस क्या है। कॉमन स्टॉक मतलब ये जो शेयर्स वगैरह है, जो भी पैसा जिस भी वे से हम अरेंज करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, रिस्क क्या है, फ्यूचर अर्निंग पर शेयर ये क्या है, ये सारा हमें क्या है कंसीडर करना है। परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक होल्डर, जिन्होंने स्टॉक लिया हुआ है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो स्टॉक होल्डर की बात करते हैं ना।
कि उनकी वेल्थ हमें मैक्सिमम करनी है, उनके वैल्यू ऑफ शेयर्स को हमने बढ़ाना है। जैसे देखो, स्टॉक होल्डर ने मैनेजर्स को हायर किया कि मेरा बिजनेस चलाओ। मैनेजर सेट असाइड देयर इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइज स्टॉक प्राइजेस, उन्होंने कोशिश की कि स्टॉक प्राइस बढ़ जाए। स्टॉक होल्डर की वेल्थ जब बढ़ गई तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई, तो मतलब सोसाइटी की वैल्यू बढ़ गई, सोसाइटी की वेल्थ की वैल्यू बढ़ गई। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स आपने इशू करे हुए हैं, आज उनका मार्केट प्राइस क्या है। 100 में एक शेयर इशू करा है, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो आपका क्या आ गया? वैल्यू ऑफ शेयर्स। या फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। ठीक है, कितनी आपने इक्विटी इशू करी हुई है, कितने डेप्ट डिबेंचर्स वगैरह इशू करे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा